अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं तो इन्हीं पॉइंट्स से एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है तो आप लोग आसानी के साथ उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकोगे। आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स है इंशाल्लाह इसी लेक्चर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? If two vectors a and b are inclined to each other at an angle theta, then magnitude of resultant vector r is given by। याद रखना स्टूडेंट, आप लोगों के एनएमडीकेट के सिलेबस में जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। वहां पर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं और उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर की एक्स कंपोनेंट को निकालते हैं, फिर ए वेक्टर की वाई कंपोनेंट को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम जो दूसरा वेक्टर है यानी जो बी वेक्टर है उसकी एक्स कंपोनेंट को निकालते हैं, फिर साथ में उसकी वाई कंपोनेंट को निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए फिर हम एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ ऐड करते हैं और वाई कंपोनेंट को हम वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं और उसके बाद जो भी तरीका था ऑलरेडी हम वहां पर पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड की बजाय आप लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हो। इससे आप लोग आसानी के साथ दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करके उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। यहां पर आप लोगों ने एक्स एंड वाई कंपोनेंट को नहीं निकालना होगा, आसानी के साथ आप लोगों ने दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को पुट करना होगा और साथ में उनके टेल्स के बिटवीन जो एंगल है उसको पुट करना होगा, तो आसानी के साथ आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक शॉर्टकट है। जब हम दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड की बजाय ये तरीका इंतहाई आसान है। इसका प्रूफ है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को याद करना होगा। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने प्लस करना है और इससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है तो तरीका क्या है, आप लोगों ने अंडर रूट लेना होगा और इसके साथ साथ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लेना होगा, प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि गिवन में दिया होगा वो यहां पर पुट करना होगा, साथ में स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कास का फंक्शन और इन दोनों वेक्टर के टेल्स के बिटवीन जो एंगल होगा वो पुट करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। आसानी के साथ आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। देखो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है, इसका नाम मैंने क्या रखा, ए वेक्टर रखा और इसका नाम मैंने बी वेक्टर रखा। अब स्टेटमेंट में इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड गिवन में दी होगी, साथ में इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल है वो भी गिवन में दिया होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये एंगल उठा के यहां पर पुट करना होगा और इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को यहां पर पुट करना होगा और सॉल्व करके आप आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। फिर उसके बाद एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और इससे हमें अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी या हम डायरेक्शन को किस तरह से निकालेंगे। तो हमने उसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड से किया था। वहां पर हम वही प्रोसेस करते थे कि उन दोनों वेक्टर्स का हमने एक्स कंपोनेंट निकालना होता था, साथ में उसका वाई कंपोनेंट निकालना होता था, फिर उसके बाद हम वो फार्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो फार्मूला है डायरेक्शन के लिए इंतहाई आसान है। इसमें आप लोगों ने एक्स
एंड वाई कंपोनेंट को नहीं निकालना होगा। किस तरीके से आप इसको यूज करके डायरेक्शन को, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। देखो स्टूडेंट, ये जो थीटा आर है ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कास थीटा। इसका मतलब क्या है कि इसी फार्मूले में इसका प्रूफ है, बट प्रूफ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। हमने सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए इसी फार्मूले को यूज करना होगा। अब यूज करने का तरीका क्या है? स्टेटमेंट में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन में होगा, साथ में दोनों वेक्टर के टेल के बिटवीन जो एंगल है वो गिवन में दिया होगा, और साथ में साइन का फंक्शन। यहां पर नीचे आप लोगों ने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट करना होगा, साथ में प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट करना होगा, और इसके साथ साथ जो भी एंगल है वो यहां पर आप लोगों ने पुट करना होगा। फिर उसको सॉल्व करके आप लोग आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इससे पहले लेक्चर के एंड में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम दो वेक्टर्स की, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं और साथ में उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। याद रखना स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए वैलिड है, यानी दो वेक्टर के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा वेक्टर के लिए आप लोग यूज नहीं कर सकते। और आप लोगों के सिलेबस में भी जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना होता है, साथ में उसकी डायरेक्शन को निकालना होता है, तो ज्यादातर केसेस में हमारे पास दो वेक्टर्स ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स या कंडीशन या जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, then the magnitude of resultant vector is equal to the sum of the magnitudes of the given vectors. Direction is also same as that of the given vectors. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स हो और उसको हमने ऐड करना हो, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो? सेम हो, यानी उनके बिटवीन एंगल हमारे पास क्या हो? 0 डिग्री हो, पैरेलल हो। तो इस केस में आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकाल सकोगे? याद रखना स्टूडेंट, अगर एंगल 0 हो, डायरेक्शन सेम हो, तो सिंपली आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ उससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इस फार्मूले को फिर बिल्कुल भी यूज ना करें, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड वाला जो तरीका है उसको बिल्कुल भी यूज ना करें। सिंपली अगर एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये है, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, दूसरा वेक्टर बी है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर आई कैप है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की बिटवीन एंगल सेम है, तो फिर आप लोग बिल्कुल भी इन्हीं फार्मूले को यूज ना करें, ना वो वाला ना ये वाला। जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, अगर ए और बी को आप लोगों ने प्लस करना है और इससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो सिंपली आप लोग इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करें? प्लस करें, जैसा कि मैंने कर दिया है। 3 मीटर को जब मैंने 2 मीटर के साथ प्लस कर दिया तो मुझे क्या मिला? 5 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप लोग टाइम को बचा सकते हो। जाहिर बात है एमडीकेट के टेस्ट में टाइम को बचाना भी इंतहाई जरूरी होता है। तो सिंपली अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, जस्ट आप लोग उसके मैग्नीट्यूड को प्लस करके आसानी के साथ आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है, यानी अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है तो इसका तरीका क्या है? डायरेक्शन इज आल्सो सेम इज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना है और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हमारे पास अगर सेम हो, यानी उनके बिटवीन एंगल अगर 0 हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप लोग किस तरह से निकालोगे? याद रखना स्टूडेंट, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो डायरेक्शन ए या बी वेक्टर की है, यानी जो डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स की है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होगी। तो प्रूव करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो ए या बी वेक्टर की होगी। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसके साथ साथ
इस पर एक और जनरल एमसीक्यूज भी आता है, यानी अगर दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, याद रखना स्टूडेंट, यहां पर अगर हम उन दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करेंगे तो इससे जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। इससे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको किसी और एंगल पर नहीं मिल सकती। तो जब भी आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगी तो इस दौरान उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होगा वो हमारे पास 0 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो ऐसा भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है, अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें मैक्सिमम मिल रहा है तो बताइए उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है। ऑप्शन में हो सकता है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, साथ में 0 डिग्री हो सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होगी वो 0 डिग्री होगी। ठीक है, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 हो, यानी दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑप्शन में होगा मिनिमम, मैक्सिमम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगी। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। When two vectors act in opposite directions, the magnitude of the resultant vector is equal to the positive difference of the magnitudes of the given vectors. The resultant vector acts in the direction of the bigger of two vectors. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना हो, लेकिन वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन ये हो और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये हो, या आप लोग इस तरह से कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है अगर वो हमारे पास 180 डिग्री हो, तो फिर आप लोगों ने किस तरह से उसको सॉल्व करना होगा। याद रखना स्टूडेंट, फिर से मैं बता रहा हूं कि आप लोग इस फार्मूले को यूज ना करें। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को यूज ना करें या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को यूज ना करें। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से? सिंपली ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे से माइनस करना होगा, या आप लोग इस तरह से कह सकते हो कि लार्ज से स्मॉल को माइनस करना होगा, यानी जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उससे आप लोगों ने वो वेक्टर माइनस करना होगा जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, कम हो। सिंपली आप लोग कह सकते हो कि दोनों को आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ, फिर से बता रहा हूं, आप इस फार्मूले को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग इसको यूज ना करें या वो वाला मेथड यूज ना करें, डायरेक्टली आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इसके लिए तरीका क्या है, जस्ट आप लोगों ने ए वेक्टर से बी वेक्टर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब हम माइनस करेंगे, यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो आसानी के साथ आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। एक एग्जांपल की मदद से मैंने किया भी है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 3 मीटर आई कैप, यानी यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है। इसके साथ साथ जो दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है। माइनस आई कैप मीन कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर इन दोनों को हमने ऐड करना है और इसका हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, सिंपली आप लोग ए से बी को माइनस करें। तो मैंने कर दिया है, 3 मीटर से मैंने 2 मीटर को माइनस कर दिया है। मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मिली है वो क्या मिली है, 1 मीटर आई कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली आप लोगों ने माइनस करना होगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करें। उसके लिए तरीका क्या है, याद रखना स्टूडेंट, जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में माइनस करते हैं, यानी जिनका हम एडिशन करके माइनस करते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप लोगों ने देखना होगा जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो रिजल्टेंट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाली वेक्टर की होगी। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें बी वेक्टर के साथ, तो इन दोनों से
जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की वो डायरेक्शन होगी जो इस ए की होगी, यानी जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है मिसाल के तौर पर कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 मीटर आई कैप होता और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता 2 मीटर आई कैप, तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलता -1 मीटर आई कैप। लेकिन इस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी फिर वो हमारे पास ये होगी, यानी अपोजिट होगी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस केस में जो एग्जांपल अभी मैंने आप लोग को बता दिया, तो फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो होगी जो जिन दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं उसमें से जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो वो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की भी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। इस तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज इस पर आ सकते हैं, जनरल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब ये है, याद रखना स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनके बिटवीन अगर एंगल 180 डिग्री हो, यहां से हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगी मिनिमम मिलेगी। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकता है कि कब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिनिमम हो सकती है, आया एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो या 180 डिग्री पर हो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी ऑप्शन ए में मैक्सिमम होगा, बी में मिनिमम होगा, बुथ ए एंड बी, कुछ और ऑप्शन भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को भी आप लोग समझ चुके होंगे। इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप लोग बगैर फार्मूले को यूज करके आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो, इसके साथ साथ मैक्सिमम एंड मिनिमम का भी अंदाजा लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, resultant of two vectors of equal magnitude, say a vector acting in an angle of 60 degree is under root 3a। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये भी दो वेक्टर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट में हमारे पास दो वेक्टर्स ही हो, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास अगर सेम हो तो फिर उस तरह की एमसीक्यूज को आसानी के साथ टाइम को बचा के किस तरह से सॉल्व कर सकोगे। याद रखना स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है ये किस चीज के लिए है, अगर दो वेक्टर्स हो और उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो सेम, तो तब आप लोग ये कंडीशन लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है बी, लेकिन ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के बराबर है, यानी इस कंडीशन में ए और बी एक दूसरे के बराबर है, तो आप बी वेक्टर को भी ए कह सकते हो या आप लोग ए वेक्टर को भी बी कह सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करना हो और उसके बिटवीन अगर एंगल 60 डिग्री हो तो बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, आप लोग सिर्फ इस पॉइंट को याद करें। मिसाल के तौर पर अब ये दो वेक्टर्स है, इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है वो 60 डिग्री है और इन दोनों के बिटवीन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है सेम है, लेकिन एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो आप इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो आप किसी भी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उठाए, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इसके साथ अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना हो और स्टेटमेंट में कंडीशन अब ये हो कि उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो सेम हो, और कहा गया हो पहले पॉइंट में कहा गया हो कि उन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो बताइए यहां से हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। याद रखना उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो अंडर रूट 2 टाइम्स आप वेक्टर ए के बराबर होगी, यानी उन दोनों वेक्टर्स में से
किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उठा के उसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, अगर एंगल क्या हो 60 डिग्री हो। आप लोग इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर भी सकते हो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर वही दो वेक्टर्स हो और उन्हीं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, सेम हो, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है ये सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स के लिए है, और इस दौरान एंगल हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो। मिसाल के तौर पर एक ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन इस दौरान ये जो एंगल है ये अब हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। और आप लोगों ने उसको ऐड करके इससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो तो किस तरीके से करोगे, बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टाइम को बचा के आप लोगों ने याद रखना होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होगी √2 टाइम आप ए, यानी उन दोनों में से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उठा के उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करे तो यही रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, कंडीशन वही है कि दो वेक्टर्स हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन अगर उन दोनों वेक्टर के टेल्स के बिटवीन एंगल हमारे पास क्या हो, 120 डिग्री हो। मिसाल के तौर पर अब ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर ये है, ये अब हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन इस दौरान इनके टेल के बिटवीन ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, 120 डिग्री। और अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है और इससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है तो बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टाइम को आप लोग बचाए। याद रखना स्टूडेंट, इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगी उसकी मैग्नीट्यूड इस ए या बी वेक्टर के बराबर होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो इनमें से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उठा के वही आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर दो वेक्टर्स आपस में सेम हो, उनके बिटवीन अगर एंगल 120 डिग्री हो तो याद रखना रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास उस एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, द मैग्नीट्यूड of the resultant vector of a and b varies from a plus b to a minus b। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जनरल भी बाज़ औक़ात वैल्यू को चेंज करके यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करके तरह तरह के एमसीक्यूज इस पर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, याद रखना रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास कहां से कहां तक होगी, a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक, यानी ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे कम नहीं हो सकती और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि इस केस में हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगी और इस केस में हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिनिमम मिलेगी, तो इससे कम नहीं हो सकती और इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी या इन दोनों के बिटवीन जो भी वैल्यू होगी या उसी के बराबर होगी। तो अब एक एग्जांपल की मदद से उसको समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने वही एग्जांपल लिया है कि एक मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर आई कैप है। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर आई कैप है। अगर मैं ए प्लस बी करूं यानी अगर उसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो वो 5 मीटर के बराबर होगी, और मिनिमम अगर मैं माइनस करूं तो वो किसके बराबर होगी, 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स गिवन में हो, एक का मैग्नीट्यूड ये हो दूसरे का मैग्नीट्यूड ये हो, तो इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगी तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू या तो 1 मीटर होगी या 5 मीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी एंड इससे कम नहीं होगी, इन दोनों के दरमियान में भी हो सकती है, यानी 1 के अलावा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 से ज्यादा एंड 1 से कम नहीं हो सकती। ये हमारे पास क्या है, एक रेंज है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर इस एग्जांपल की मदद से हमें मिलेगी वो किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी और इससे ज्यादा होगी। और इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो 5 मीटर के बराबर होगी या इससे कम होगी। तो ज्यादातर एमसीक्यूज इस पे आते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अक्सर ऐसा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसी एग्जांपल को मैं कंसिडर कर देता हूं कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 मीटर है,
और दूसरे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 2 मीटर। तो बताइए इसमें हमारे पास कौन सा पॉसिबल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर की हो सकती है? तो वहां पर ऑप्शन में क्या होंगे, 6 मीटर, -2 मीटर। अब समझ आ रहे कि नहीं? इसी तरह से हो सकता है नल वेक्टर, और दरमियान में ये भी लिखा जा सकता है कि 3 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 और 5 के बिटवीन हमारे पास जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो 3 हो सकता है, बाकी हमारे पास नहीं हो सकते। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स हो, जैसा कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें से कौन सा वाला रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड में नहीं आ सकता? तो ऑप्शन में होगा 1 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है और 4 मीटर भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता वो हमारे पास 6 मीटर होगी। तो इस केस में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो 6 मीटर होगी। बाकी इंशाल्लाह इस पर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये मैक्सिमम रेंज है, ये हमारे पास मिनिमम है, इनके बराबर और इनके दरमियान में हो सकता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता। डिफरेंट एग्जाम्पल के लिए ये डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन तरीका यही है। अच्छा, अब डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6, वेक्टर एडिशन इज। अब ये इसी पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास मजीद 3 पॉइंट्स हैं। याद रखना, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने 9-10 के मैथ्स में भी पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा कि जो वेक्टर एडिशन है उसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करते हैं और उनकी ऑर्डर को हम आगे पीछे कर यानी चेंज करें, फिर भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन मिलेगी वो सेम मिलेगी, नहीं फिर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। किस तरह से? यहां पर देखो, मिसाल के तौर पर मेरे पास दो वेक्टर है, एक का नाम मैंने ए रखा और दूसरे का नाम मैंने बी रखा। अब मैंने क्या किया, ए के साथ मैंने बी को प्लस कर दिया, ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैंने ए के साथ बी को ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल चुकी है? ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल चुकी है, साथ में ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड आप लोग यहां से निकाल सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं क्या करूं, बी प्लस ए करूं, यानी बी के साथ में ए को ऐड करूं, तो पहला मेरे पास बी वेक्टर आएगा, वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन, फिर उसके साथ ए वेक्टर आएगा, वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन। लेकिन अगर हम यहां पर भी देखें तो यहां पर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगी। दोनों केस में अगर आप लोग देखें, यहां पर भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यहां पर भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगी वो सेम मिलेगी। चाहे अगर हम ऑर्डर को आगे पीछे भी करें, चाहे ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट हमारे पास इसके अंदर क्या है? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने तीन वेक्टर्स को आपस में प्लस करना हो और उनका ऑर्डर या ब्रैकेट वगैरह आगे पीछे करे, फिर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या कि ए के साथ मैंने सबसे पहले बी को प्लस किया, फिर उसके बाद मैंने इसके साथ सी को प्लस किया, इससे मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं ऐसा करूं कि सबसे पहले बी को सी के साथ ऐड करो फिर बाद में ए को ऐड करो, इससे भी जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा, तो इससे जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलेगी और इससे जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलेगी वो दोनों हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यूज में आ सकता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑप्शन ए में, एसोसिएटिव बी में, सी में हो सकता है बोथ ए एंड बी, डी में हो सकता है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी ठीक होगा। अब इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो, दो को हम प्लस करें और फिर उसके साथ तीसरे को हम मल्टीप्लाई करें। तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने सबसे पहले बी और सी वेक्टर को आपस में प्लस किया और ए वेक्टर को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एनएमडीकेट के सिलेबस का हिस्सा है। या अगर मैं इस तरह से कहूं कि सबसे पहले
ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर ए को मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर इन दोनों को प्लस करूं, तो दोनों साइड से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसके अलावा अगर इस तरह से करूं, बिल्कुल तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम वैसे भी आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बी और सी को आपस में प्लस करूं और ए वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, या अगर सबसे पहले मैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट लूं, फिर ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करूं और इसका डॉट प्रोडक्ट लूं, फिर दोनों को प्लस करूं, तो दोनों साइड से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो तीनों ऑप्शन भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। डी में हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में ऑल ऑफ दीज ठीक हो। तो इन पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वी में यूज आइदर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। याद रखना स्टूडेंट, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उनके लिए हमारे पास दो लॉ है, दो तरीके हैं। एक को हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं और दूसरे को हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ट्रायंगल लॉ मीन कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए के साथ मैंने बी को प्लस कर दिया, ये मुझे रिजल्टेंट मिला, इससे मुझे एक ट्रायंगल मिला। इसको ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि दो वेक्टर्स को हम आपस में ट्रायंगल लॉ की मदद से प्लस कर सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। या पैरेललोग्राम लॉ, इसका मतलब क्या कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। ये बी वेक्टर इसके साइड के बराबर और ये ए वेक्टर इसके साइड के बराबर, तो इससे हमारे पास क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम, और ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरीका है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, जिसकी मदद से हम वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि दो वेक्टर्स को हम किन किन तरीकों से ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी, अगर कोई एक दिया हो तो उन्हीं में से फिर आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा और उसी को आप लोगों ने फिर टिक लगाना होगा। अच्छा, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8, फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स वी यूज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। अगर हम ग्राफिकल मेथड में देखें तो अगर हमने दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में प्लस करना है तो उसके लिए जो लॉ हम यूज करते हैं उसको हम पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में हम इसको यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को हम कौन से लॉ की मदद से प्लस कर सकते हैं, तो साथ में ट्रायंगल लॉ भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी कह सकते हैं, साथ में पॉलीगॉन लॉ भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में फॉर मोर देन टू वेक्टर्स के लिए हमारे पास कौन सा ठीक होगा, पॉलीगॉन लॉ। बाकी इसके अलावा हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को भी यूज कर सकते हैं, वो एनालिटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, उनकी मदद से भी हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9, मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स whose resultant can be 0 is 2। अब कोलिनियर वेक्टर क्या है, सबसे पहले हम कोलिनियर वेक्टर को समझते हैं। याद रखना स्टूडेंट, कोलिनियर वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जो कि एक ही लाइन में हो। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, क्लियर। कोई दूसरी फोर्स भी लग रही है 5 न्यूटन, तो इसको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं क्योंकि दोनों की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एक ही लाइन में है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन अब अपोजिट है लेकिन दोनों एक ही लाइन में है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अब स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हो और उससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 0 लेके आना हो तो मिनिमम कितने वेक्टर का होना जरूरी है जिससे हमारे पास कोलिनियर वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 मिल जाए। तो याद रखना स्टूडेंट, वो कितने होने चाहिए, 2। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया कि अगर ये एक मार्कर है और इस पर 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों वेक्टर्स की यानी दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो अब हमारे पास क्या है, सेम है। तो इससे हमें जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा क्योंकि मार्कर पर जो नेट फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 10, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स whose resultant is 0 is 3। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या है, प्लेन में
लाइन में नहीं, प्लेन में। प्लेन मीन कि ये जो बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अब हमारे पास एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल। इसमें मिसाल के तौर पर एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है, चौथे वेक्टर की डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन में है, लेकिन इस एक ही प्लेन में। इसी को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हो और उससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जीरो लेके आना हो, अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो हो, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ जाए? जीरो। तो याद रखना स्टूडेंट, वो हमारे पास कितने होने चाहिए? वो हमारे पास 3 होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को भी आप लोग समझ चुके होंगे। पॉइंट नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 is 4। इसका मतलब क्या है? नॉन कोप्लेनर मींस स्पेस में, 3 डायमेंशनल में वेक्टर की डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है। मींस कि ये अब हमारे पास एक स्पेस है, तो एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है। तो स्पेस में वेक्टर्स की बात हो रही है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब अगर स्पेस में हमने वेक्टर्स को ऐड करना है और उससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 0 लेके आना है, तो बताइए मिनिमम सबसे कम कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है? तो याद रखना, स्पेस में नॉन कोप्लेनर के लिए हमारे पास कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है? 4, जिससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो 0 मिलेगी। ज्यादा तो बहुत हो सकती है, लेकिन उन्होंने मिनिमम का कहा है, तो कंडीशन का पता होना चाहिए। अगर नॉन कोप्लेनर की बात करें तो मिनिमम 4 वेक्टर, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 मिलेगी। मैक्सिमम ज्यादा हो सकती है। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स की बात की जाए और पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड 0 हो, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है? वो 3। ज्यादा बहुत हो सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ अगर कोलिनियर वेक्टर हो तो मिनिमम कितने वेक्टर का होना जरूरी है, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें क्या मिले? वो 0 मिले। तो वो 2 होने चाहिए। बाकी ज्यादा इससे हो सकती है, लेकिन मिनिमम इतने होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे और आज के लेक्चर के बाद जितने भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, उसको आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा ये जो यहाँ पर मैंने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं, इसके अलावा पिछले जो लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, उसमें जो फार्मूले थे उन पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, उनको भी साथ में माइंड में याद रखा करें। इसके साथ साथ इन टॉपिक्स के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर में जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ अगर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हो तो इंशाल्लाह वो हम एमसीक्यूज के साथ साथ वहां पर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे।